फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में, जो कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है। यह इन दिनों रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक बना हुआ है, क्योंकि ये 26.2 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। इसमें रिटेल इन्वेस्टर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि ये स्टॉक कभी काफ़ी महंगा हुआ करता था। इसका मूल्य 600-700 के आसपास हुआ करता था, जो कि इसमें 26.2 रुपीज के आसपास चल रहा है। तो फ्रेंड्स, स्टॉक को देखने का दो नज़रिया होता है। रिटेल इन्वेस्टर के हिसाब से ये स्टॉक काफ़ी सस्ता है, लेकिन मेरे हिसाब से यह स्टॉक बैंकिंग सेक्टर का सबसे महंगा स्टॉक है। आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो हम नीचे देखते हैं कि ये महंगा क्यों है। फ्रेंड्स, मार्केट कैप के हिसाब से ये 75,360 करोड़ रुपए का है, जो इसे लार्ज कैप कैटेगरी में रखता है। स्टॉक ने 14 रुपये 10 पैसे का लो और 32 रुपये 80 पैसे का हाई लगाया था। स्टॉक की पी देखी जाए तो 73.6 की है, जो स्टॉक को के प्राइस को काफ़ी महंगा दर्शाता है। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के अन्य स्टॉक जैसे नाम लें तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI बैंक, जो कि एक लीडर कंपनी है बैंकिंग सेक्टर की, उनका एवरेज पी देखा जाए तो बिलो 20 है। जबकि यह कंपनी प्रॉफिट भी अच्छा खासा नहीं कर पा रही है और इसका पी 73 का है। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों इसे महंगा स्टॉक कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि पी यही दर्शाता है कि कौन सा स्टॉक महंगा है, कौन सा सस्ता है। तो पूरे बैंकिंग सेक्टर का पी देखा जाए तो 20 से लेकर 25 के बीच में है, जबकि ये 25 के एबव बना हुआ है। वहीं इनके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को देखें तो 4.94% का है और रिटर्न ऑन इक्विटी 1.99% का है, जो कहीं से भी स्टॉक के पी को जस्टिफाई नहीं करता है। और स्टॉक की फेस वैल्यू 2 रुपये की है। अर्थात मेरे हिसाब से ये स्टॉक ऐसे ही कभी 26 रुपये पे जाएगा और ये प्रॉफिट नहीं दर्ज करता है, तो फिर आने वाले दिनों में ये 15-16 रुपये पे आ सकता है। तो किसी भी ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट से आपको इस स्टॉक में बचना चाहिए। हाँ, अगर ये लोअर प्राइस तो 16-17 रुपये पे आता है, तो वहाँ पे ये स्टॉक को देखा जा सकता है। वहीं इनके फ्रॉस की बात करें तो इसमें कोई फ्रॉस नज़र नहीं आता है। और कॉन्स की बात करें तो पिछले 5 सालों में इनका पुअर सेल्स ग्रोथ बना हुआ है और रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 सालों का नेगेटिव है। वहीं पे कंपनी पे 6,78,410 करोड़ रुपए का कर्जा है। और अगर देखा जाए तो इनका वर्किंग कैपिटल डेज इंक्रीज हुआ है, जो कि पहले 268 दिनों का हुआ करता था। ये इंक्रीज होके 404 दिन का हो गया है, जो कि कंपनी को नेगेटिव बनाती है। फ्रेंड्स, इनके पीयर्स को देखें तो HDFC बैंक इनका पीयर्स है, जिसका पी 15 का है, और ICICI बैंक जिसका पी 17 का है। कोटक महिंद्रा की बात करें तो ये 19 के पी पे ट्रेड कर रहा है और एक्सिस बैंक 13 के पी पे ट्रेड कर रहा है। इंडसलैंड बैंक 13 के पी पे ट्रेड कर रहा है। IDBI बैंक 18 के पी पे ट्रेड कर रहा है। जबकि ये सब कंपनियां प्रॉफिटेबल है, जबकि इनकी पी बिलो 20 है। जबकि यस बैंक एक डूबती हुई कंपनी है और इसकी पी 73 है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर बिना जाने समझे
इस शेयर में अंधाधुंध खरीदारी कर रहे हैं। और इस सेक्टर का ही मीडियन पी देखा जाए तो 13 का निकल के आता है, यानी 13 के आसपास अगर पी किसी बैंक का है तो वो ठीक ठाक माना जाएगा। लेकिन ये अपने मीडियन पी से 6 गुने पे ट्रेड कर रहा है। इनके क्वार्टरली नेट प्रॉफिट पे नज़र डालें तो जून 23 में 347 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, जो कि सितंबर में घट के 229 करोड़ रुपए का हो चुका है और दिसंबर 23 में स्लाइटली उसमें जंप है। तो देखा जाए जून 23 के मुकाबले दिसंबर 23 में इनका प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है, जबकि स्टॉक का प्राइस वहां से जस्ट दुगना हो चुका है, जो कहीं पे से भी इस शेयर के प्राइस को जस्टिफाई नहीं करता है। और उनका ग्रॉस एनपीए 2% का है और नेट एनपीए की बात करें तो ये 0.90% का बना हुआ है। फ्रेंड्स, इनका प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा है जबकि स्टॉक का प्राइस लगातार बढ़ रहा है, जो कंपनी को काफ़ी रिस्की बना देता है। वहीं इनके ईयरली प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 22 में 736 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, जो कि मार्च 23 में 1024 करोड़ रुपए का हो चुका है, यानी ईयरली इनका प्रॉफिट बढ़ा है। वहीं इससे पूर्व में ये माइनस में चल रहे थे, यानी कंपनी घाटे में चल रही थी। अब यदि इनके कंपाउंड सेल्स ग्रोथ को देखें तो पिछले 10 सालों का 11% है और 3 सालों का माइनस रहा है, और ट्रेलिंग 12 मंथ में देखा जाए तो ये 23% का कंपाउंड सेल्स ग्रोथ इनका रहा है। और कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 सालों और 5 सालों से ये नेगेटिव रहा है। हाँ, 3 सालों में ये 27% का पॉजिटिव है और ट्रेलिंग 12 मंथ में 14% इनका रहा है। वहीं स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो स्टॉक प्राइस CAGR 10 सालों और 5 सालों का नेगेटिव है, यानी 10 साल पहले और 5 साल पहले जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है उनके कोई पैसे नहीं बने हैं। वहीं 1 साल का देखा जाए तो 62% है, अर्थात 1 साल पहले जो लोग इसमें इन्वेस्ट किए थे उनका पैसा 62% बढ़ चुका है। और रिटर्न ऑन इक्विटी देखा जाए तो कोई खास नहीं बना हुआ है। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये शेयर काफ़ी रिस्की है। हाँ, शॉर्ट टर्म में अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो स्टॉप लॉस के साथ इस शेयर में आप बने रह सकते हैं। अब इनके रिजर्व को देखें तो इनके पास 34,019 करोड़ का रिजर्व है, जबकि बारोइंग 2,95,136 करोड़ रुपए का है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये NBFC बैंक है, तो बारोइंग होना कोई चिंता की बात नहीं होती है, क्योंकि बैंक जब कर्ज लेते हैं तभी वो दूसरे को इंटरेस्ट पे कर्ज दे पाते हैं। तो NBFC बैंक बारोइंग होता ही है, तो ये इसके लिए कोई नेगेटिव कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखें तो यहाँ पे कोई प्रमोटर्स नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इस बैंक में बहुत साल पहले एक घोटाला हुआ था, तो प्रमोटर्स जेल भेज दिए गए थे, तभी से इस बैंक के बुरे दिन शुरू हुए थे। वहीं FIs की बात करें तो इसमें सितंबर 23 में 23.39% FIs स्टेक होल्ड करते थे, जो कि जिनकी होल्डिंग दिसंबर 23 में बढ़कर 23.79% हो चुकी है। वहीं DIs की बात करें तो DIs भी 40.68% सितंबर महीने में होल्डिंग रखते थे, जिनकी होल्डिंग दिसंबर 23 में बढ़कर 41.98% हो चुकी है। वहीं पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी डिक्रीज हुई है। तो यानी FI DIs इस शेयर में अपना विश्वास बनाए हुए हैं और उनकी होल्डिंग लगातार बढ़ रही है, या यूं कहे विश्वास क्या बना है, ये इसमें ट्रैप हुए हैं। पहले इनकी होल्डिंग पहले से ही इसमें अच्छी खासी रही है,
जो कि यहाँ पे हम लोग देखें तो पहले से ही इनके पास अच्छी खासी होल्डिंग रही है, जो कि थोड़ी बहुत इंक्रीज हुई है। और ये इसमें जिसने भी आज से 8-10 साल पहले पैसा लगाया था, सभी लोग इसमें ट्रैप हैं और फंसे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप इसके फंडामेंटल और टेक्निकल को देखते हुए इसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी खोज रहे हैं, तो एक बार प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर लीजिए। आपके किसी भी प्रॉफिट या लॉस के लिए चैनल जिम्मेदार नहीं होगा।